अब देखें जो हमारा आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है रिकर्जन। रिकर्जन में बेसिकली क्या होता है कि जो काम हम आइटरेशन से करते हैं, जैसे देखें फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 और 0 दोनों का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल निकलेगा। अगर मैं इस फैक्टोरियल के लिए एक आइटरेटिव फंक्शन बनाना चाहूं, हम एक फंक्शन बनाते हैं आइटरेटिव फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम एक वैल्यू भेजते हैं n में, और हम अब इसमें एक लूप रन करेंगे फॉर i इन रेंज। अब रेंज क्या होगी? 4 से 1 तक चलेगा ये, यानी कि जो भी आपने इसको वैल्यू भेजी होगी वहां से शुरू करेगा और ये जाएगा 0 तक। जब आप इसको 0 तक भेजेंगे तो ये 1 पे खत्म करेगा, और उल्टा चला रहे हैं तो स्टेप -1 देंगे आप। फैक्टोरियल के लिए आप यही करते हैं ना, जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहता है वहां से लेके आप पीछे तक जाते हैं। अब इसमें हमें एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, f ले लेते हैं इसको, f फॉर फैक्टोरियल। तो इसको हम 1 पे करेंगे इनिशियलाइज। ऐसे तमाम वेरिएबल्स जिनको हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हिस्सा बनाना होता है, ये आपने एएस में लर्न किया होगा, दे आर ऑलवेज इनिशियलाइज एट 1, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू f इंटू i। तो f पहली बार 1 होगा तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये तो i तो उल्टा चल रहा है, i क्या होगा? जो भी आप इसको भेजेंगे उससे 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 0 पे नहीं रुकेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये for next खत्म करने के बाद रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा f। ये एक फंक्शन बन गया फैक्टोरियल का। ये आइटरेटिव क्यों है? ये आइटरेटिव इसलिए कि ये लूप में जा रहा है। आइटरेशन किसको कहते हैं? लूप को। अब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू आइटरेटिव फैक्टोरियल ऑफ 4। आइटरेटिव फैक्टोरियल ऑफ 4, और इसके बाद आप प्रिंट कर लें इसको, प्रिंट x। अब देखिए होगा क्या? 12 24, शेयर्ड ऑनलाइन। मैं जरा सेव कर लूं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 24। अगर आप इसको 5 के लिए भेज दें तो आप इसको 5 के लिए भेज दें, ये 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कोड जो है वो काम कर रहा है।
हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होती है? रिकर्सिव, अगर हम यही कोड रिकर्सिव बनाएं, रिकर्सिव फैक्टोरियल, इसमें भी हम n मंगाते हैं, इसमें ये चेक करेगा कि इफ n इज इक्वल टू 0, सॉरी, then return 1, else return, अभी अपने आप को ही कॉल करेगा रिकर्सिव फैक्टोरियल n into recursive factorial of n minus 1। ये कंप्लीट हो गया कोड। ठीक है, ये कोड कंप्लीट हो गया। अब आप देखें मेरा क्या मकसद है। अब मैं यहां पर दोबारा x को कॉल करता हूं, लेकिन इस बार मैं रिकर्सिव फैक्टोरियल से कर रहा हूं। अब वही 5 भेज रहा हूं उसको, और फिर प्रिंट करा रहा हूं दोबारा। बल्कि हम इसको ना y कर लेते हैं, x नहीं करते, ताकि आपको जरा अब देखें दोनों का आंसर 120 आ रहा है। तरीका का बिल्कुल डिफरेंट है। जरा आसान हो जाए फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये अभी हम इस पे बात करते हैं 2 मिनट में, जरा रुकिएगा। क्या मैं बात करता हूँ बेटा।
देखें हो क्या रहा है बेसिकली, इस वाले फंक्शन में हमारे पास f की वैल्यू 1 है और लूप चलता है। अब लेट्स से हमारे पास n जो आया वो आया 4, तो i सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इंटू i 4, फिर i की वैल्यू हो जाएगी अगले लूप में 3, फिर 4 इंटू 3 12, फिर हो जाएगी 2, 12 इंटू 2 24, फिर हो जाएगी 1, 24 इंटू 24 24, और फिर ये जो है वो रिटर्न हो जाएगा and it will be received by this x and will be output. Suppose ये 4 के साथ गया था, इस डिफरेंट वाले एल्गोरिथम में, इस वाले एल्गोरिथम में केस डिफरेंट होगा। इसमें कोई आइटरेशन नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें ये इस फंक्शन की बॉडी है और ये अपनी बॉडी में से अपने आप को कॉल कर रहा है। So when a function is defined in terms of itself, it is called recursive. अच्छा, अब हम इसको ना जनरलाइज करते हैं, when a subroutine, क्योंकि कोई भी जो प्रोसीजर है या फंक्शन है वो भी अपने आप को कॉल कर सकता है। अगर हम इसका आसान अंग्रेजी में लिखें, when a function calls itself from within its body, it is called recursive function. ठीक है ना? It is called what? Recursive function. तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं बेस केस। बेस केस में जाके, बेटा अभी 2 मिनट, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही है चैट की, आप अभी मेरी पहले पूरी बात सुन लें फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। बेस केस में जाके ये जो कॉलिंग टू इटसेल्फ है ये रुकता है, यानी कि यहां से सिस्टम जो है वो अपने आप को कॉल रोक के वापस रिटर्न करना शुरू करता है। और ये जो है एल्स का पार्ट, इसको हम कहते हैं जनरल केस। जनरल केस इज व्हेन द सिस्टम इज एक्चुअली द सबरूटीन इज कॉलिंग इटसेल्फ। तो जब तक जनरल केस चलता रहता है अपने आप को कॉल्स होती रहती हैं। जैसे ही हमारा जनरल केस खत्म होता है, बेटा डबल इक्वल टू जो है ना वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगल इक्वल टू जो है वो
इस्तेमाल होता है असाइनमेंट के लिए। समझे आप? ये है इशू जो अच्छा आपको कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे देखें सिंगल इक्वल टू है, जो सिंगल इक्वल टू है ये असाइन कर रहा है, ये असाइन कर रहा है, लेकिन ये जो है ये कंपेयर कर रहा है। तो अब सीन क्या है कि ये फंक्शन चलता है, आप इसको भेजते हैं 4 या 5 जो भी है, फिर ये चेक करता है अगर वो 0 पे पहुंच गया। ये 0 पे क्यों हम चेक कर रहे हैं या 1 पे हम क्यों चेक कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 का भी 1 है, तो जहां पर भी ये पहुंचेगा वो ये 1 रिटर्न करेगा, तो ये बेस केस बन जाएगा। अब देखें होता क्या है, कहानी ना बड़ी लंबी चौड़ी है। कहानी ये है कि हमारे पास सबसे पहले फंक्शन की कॉल हुई। तो ये कॉल नंबर है, उसके बाद जो है आपके पास जो पैरामीटर रिसीव हुआ वो क्या है, फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन का मतलब हुआ बेस केस, ये कंडीशन हो गई, और फिर ये रिटर्न क्या कर रहा है। हम लेट से इसको कॉल करते हैं 3 के साथ, 3 के साथ, यानी कि मैंने यहां पर इसको 3 के साथ कॉल किया है, ठीक है। तो कॉल नंबर 1 आ गई, पैरामीटर क्या आया n में 3, पैरामीटर n है, क्या आया हमारे पास 3। कंडीशन चेक हुई, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि n ना 0 है ना 1 है। अब ये चला जाएगा एल्स में, एल्स का मतलब क्या हुआ, ये चला जाएगा जनरल केस में। जनरल केस में क्या रिटर्न करेगा हमें, n यानी कि 3 इंटू रिकर्सिव फैक्टोरियल ऑफ, मैं अभी जरा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ऑफ 2, क्योंकि देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है n माइनस 1। अब ये रिटर्न होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनरिजॉल्व्ड है ये, और इसके साथ ही रिकर्सिव फंक्शन की जो कॉल हुई है 2 के साथ, वो कॉल नंबर 2 बन जाएगी और इसमें पैरामीटर आएगा 2। कंडीशन अभी भी फॉल्स है, और अब क्या एल्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 1। अब कॉल नंबर 3 है और पैरामीटर आया है 1, कंडीशन हो गई ट्रू, यहां से ये रिटर्न करेगा 1। ये जो 1 है ये यहां पे जाएगा, ये अनवाइंड करना कहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फिर ये 2 यहां से रिजॉल्व होके यहां जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, क्योंकि यहां से ये रिजॉल्व हुआ है रिकर्जन ऑफ रिकर्सिव फैक्टोरियल ऑफ 2, 2 पे ये हो जाएगा 6, और ये जो 6 है ये आके y को असाइन हो जाएगा, तो ये अनवाइंड होता है। तो अनवाइंड होना कब शुरू होता है? जब आपका बेस केस ट्रू होता है। अच्छा, अब कहानी ये है कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्टैक। अभी मुझे आपको पढ़ाना है वो स्टैक। स्टैक, तो ये जब भी डेटा जाता है ये स्टैक में जाता है और वहीं से निकलता है, यानी कि जब एक फंक्शन कॉल करता है तो इसी में डाटा डालता है, इसी में निकालता है। तो समझ लें कि ये पूरी कहानी जो है वो एक स्टैक के अंदर हो रही है, ये डाटा उसमें सेव करता चला जाता है। अभी जो एक एक रो है ना,
इसको हम कहेंगे ये डेटा सेट है। यानी कि जब एक फंक्शन अब दूसरे फंक्शन को कॉल करे या अपने आप को कॉल करे तो एक नया डेटा सेट क्रिएट करता है और स्टैक में पुश कर देता है, फिर करता जाता है करता जाता है करता जाता है, और जब वो बेस केस आ जाता है तो वापस वो अनवाइंड करना शुरू करता है उसको। यानी कि जो सबसे आखिर में पुश किया था सबसे पहले बाहर आता है। इसको कहते हैं रिकर्जन। काम देखे दोनों एक ही जगह हो रहे हैं। जब मैंने कंप्यूटर पढ़ना सीखा था ना आप लोगों की एज में, तो उस वक्त ये था कि लोग समझते थे कि अगर आप रिकर्सिव लिखेंगे तो आप अच्छे प्रोग्रामर होंगे, तो हमको जान मार देता कि हर फंक्शन को जो है ना वो रिकर्सिव बनाना है। सीन ये है कि रिकर्जन के साथ मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जितनी बार भी वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है वो बेसिकली जो है वो एक्चुअली स्टैक में एक और नया डेटा सेट क्रिएट करता चला जाता है। जबकि अगर आप आइटरेशन को देखें तो आइटरेशन में एक ही डेटा सेट होता है, जो मैंने पिछली बार ट्रेसिंग करी थी, इससे पिछली ट्रेसिंग, वही एफ चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको 5 के साथ कॉल करेंगे तो फंक्शन की 5 कॉल्स बनेंगी, स्टैक में 5 डेटा सेट बनेंगे। 100 के साथ कॉल करेंगे तो 100 डेटा सेट बनेंगे मेमोरी में। जबकि अगर आप आइटरेटिव बना दें तो एक ही डेटा सेट 100 बार चलेगा लूप के अंदर। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। कि जो काम आप रिकर्जन से करते हैं वो आइटरेशन से भी कर सकते हैं, जो आप आइटरेशन से कर रहे हैं वो आप रिकर्जन से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में? हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिकर्सिव फंक्शन या प्रोसीजर बना हुआ मिलेगा और वो बोलेंगे कि भाई आप इसका जो है ना वो आइटरेटिव बनाए, आइटरेटिव मिलेगा, रिकर्सिव बनाए, या ट्रेसिंग बोलेगा या डेफिनेशन बोलेगा। ट्रेसिंग सबसे ज्यादा आती है, अभी करेंगे हम पास पेपर क्वेश्चंस। तो ये सीन है। अब मैं चाहता हूं कि जो हमने बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम पढ़ा था ना, वो पास पेपर्स में रिकर्जन से भी आया हुआ है। तो मैं बाइनरी सर्च का आपको रिकर्जन वाला कोड दिखाता हूं और देखें दोनों बाइनरी सर्च चाहे आइटरेटिव हो यानी कि वाइल के साथ हमने पढ़ी थी, या रिकर्सिव हो, दोनों सूरतों में उसका रिजल्ट एक ही आएगा। देखिए ये वो बाइनरी सर्च है जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, अब ये बाइनरी सर्च जो है वो सादी वाली है, इसमें वाइल लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, एक और फंक्शन बनाता हूं, ये रिकर्सिव होगा बेटे, ये रिकर्सिव होगा, यही काम करेगा, आउटपुट यही आएगी, रिकर्सिव बाइनरी सर्च। ये भी एरे मंगा रहा है, लेकिन इसमें हमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड और डेटा जो हमें सर्च करना है वो तीनों चीजें मंगानी पड़ेंगी। अब सबसे पहले आप इसका मिड कैलकुलेट कर लें। अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो जो यहाँ पर हमने खुद निकाला था वो तो अब वहां से आ रहा है, तो इसलिए नोन है, पैरामीटर में आ रहा है ना, तो आप सबसे पहले मिड निकाल लें। मिड इज इक्वल टू अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड div 2, ये आपने मिड निकाल लिया।
अब आपके पास पहली कंडीशन ये है कि आपका जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से बड़ा हो जाए। तो अब आप लिखेंगे कि इफ लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन अपर बाउंड, तो ये तो हो गया कि नॉट फाउंड, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा -1 कि भाई मिला ही नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, जिसको हम एल्स इफ को हम कहते हैं एलिफ। अब एल्स इफ की कंडीशन क्या लगेगी कि आपको वो मिल गया, यानी कि ये वाली, तो आप यहां पर ये लगा दें। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अच्छा, अब ये तो हो गई रिटर्न वाली कंडीशन कि ये तो रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों हो गए बेस केस। अच्छा, एक चीज याद रखें कि ये प्रोसीजर है। लास्ट जो हमने अभी एग्जांपल की थी वो था फंक्शन, ये क्या है, प्रोसीजर। नहीं, ये प्रोसीजर नहीं, ये भी फंक्शन है, सॉरी। ये फंक्शन है, सॉरी। अब हमारे पास आ गया else if array at the middle is the data at the array at the middle point is less than the data. Array at the middle point element, whatever the value, is less than the data. अभी कम है, हमें अब लोअर बाउंड जो है वो करना है, अपग्रेड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आप को ही कॉल करेंगे, रिटर्न रिकर्सिव बाइनरी सर्च, वही एरे जो हमारे पास है वो हम भेजेंगे, अपर बाउंड वही भेजेंगे, लोअर बाउंड को mid+1 कर देंगे, अपडेट करके भेजेंगे, और जो डेटा सर्च करना है वो यही है। अब हमारे पास तीन कंडीशंस हो गई, या तो नहीं मिला या मिल गया, या जो जहां पर हम हैं वो हम डेटा से पीछे हैं तो हमारा लोअर बाउंड ज्यादा आगे आ जाएगा। अब एक ही चीज रह गई है कि हम डेटा से आगे हैं। अब हम एल्स इफ नहीं लिखेंगे बल्कि एल्स लिखेंगे। आखिरी कंडीशन है ये चार पॉसिबिलिटीज, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न रिकर्सिव बाइनरी सर्च, इसमें भी एरे भेजा, अपर बाउंड अपडेट करना होगा मिडिल -1, और लोअर बाउंड हम वैसे ही भेजेंगे और डेटा। अब देखिए क्या हो रहा था यहाँ पर, अगर हम लोग डेटा के बराबर है तो हम मिड भेज देते हैं, हम जहां पर है वही पोजीशन है। अगर हम लोग जो है वो डेटा से पीछे हैं तो हम अपना लोअर बाउंड मतलब प्रीवियस हाफ खत्म कर देते हैं, हम अपना एरे का साइज कम कर देते हैं। और अगर हम आगे हैं तो हम अपना नेक्स्ट हाफ खत्म करके पीछे आ जाते हैं, यानी कि एरे को हम छोटा कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। तो यहाँ पर हमने अपर बाउंड मेंटेन रखा, मिडिल को अपडेट करके अपने आप को कॉल कर लिया, यहाँ पे हमने अपर बाउंड को अपडेट किया और लोअर बाउंड को मेंटेन रखा और अपने आप को कॉल कर लिया। सो दैट्स अबाउट इट, ये बन गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर बाइनरी सर्च के बजाय आप यहाँ पे कॉल करें रिकर्सिव बाइनरी सर्च। पहले क्या हो रहा था, बाइनरी सर्च मतलब ये वाला कॉल हो रहा था ना, बाइनरी सर्च। अब रिकर्सिव को कॉल करके देखें कि क्या आंसर सही आता है। हमें चाहिए सी, एरर आया, एरर एरर एरर। क्या कह रहा है ये, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट लोअर बाउंड एंड डेटा। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। upper bound, lower bound, lower bound is greater than upper bound, written manually, array upper bound middle plus
क्या रहा है? x इज इक्वल टू, अच्छा 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 सॉरी, हमने कॉल कंप्लीट नहीं करी है, हमें यहाँ पे लोअर बाउंड अपर बाउंड डालना है। तो लोअर बाउंड तो 0 ही होगा, पहले हमने अपर बाउंड डालना है, लोअर बाउंड पहले अपर बाउंड डालना है। अपर बाउंड होगा लेंथ ऑफ एरे -1 और लोअर बाउंड होगा 0। कॉल करनी है ना, तो वो हमने जरा गलती कर दी। तो आप सबसे पहले जो एरे आपका है वो आप भेजेंगे, फिर अपर बाउंड आपको पता है कि एरे के एलिमेंट्स अगर 5 है तो अपर लोअर बाउंड 0 है तो अपर बाउंड 4 होगा। तो हमने जो लेंथ है -1 करके वो अपर बाउंड भेजा, फिर 0 भेजा और फिर डाटा भेज दिया। अब से हमसे पूछा सी, तो कहेगा सी इज फाउंड एट लोकेशन 2, देख लें 0 1 2 पे सी मिल गया, और हमने कॉल किसको किया हुआ, रिकर्सिव बाइनरी सर्च को, तो आंसर तो हमारा सही आ रहा है। अब दूसरा टाइप करते हैं जी, तो G is found at location 6 0 1 2 3 4 5 6, और अब हम टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 डी, ये भी इसको मिल गया, तो इसका मतलब है कोड तो हमारा सही है। अब हम कोई जो चीज हमें ना मिले वो हम कर देते हैं के, के इज नॉट फाउंड इन एरे, तो ये बड़ा बेस्ट बन गया। ठीक है, अब जरा हम इसको ट्रेस करके देखते हैं कि ये हमारे साथ चल कैसे रहा है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि रिकर्सिव बाइनरी कैसे काम कर रही है। अब देखिए आपने ये एरे भेजा, इसको एरे आपके सामने है, ठीक है, एरे आपके सामने है, डेटा आपने इनपुट कराया, तो लेट्स से आपका डेटा जो इनपुट हुआ वो आपका इनपुट हुआ लेट्स से सी। अब आपने इसको कॉल किया एरे के साथ, एरे तो यही रहेगा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लेंथ ऑफ एरे -1, यानी कि अपर बाउंड की आपने जो कॉल लगाई वो आई 0 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ 8 है, 8 -1 7, अपर बाउंड चला गया। लोअर बाउंड आपका आया 0 और डेटा आपके पास आ गया सी। ये तीनों क्या हैं, एरे समेत ये तीनों पैरामीटर्स हैं, और ये कॉल नंबर कौन सी है, 1। बिट कैलकुलेट करें, 3 बनेगा, 3.5 बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वो बना रहे हैं, डिव लिया है हमने, यहाँ पे हमने डिव लिया है, तो ये 3 बनेगा मिड। और एरे एट द मिड क्या बना, 3 पे बना 0 1 2 3 डी। ठीक है, अब पहला इसने चेक किया, इफ लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन अपर बाउंड नो, if array at the middle is equal to data no, because array at the middle is D and we require what, C. Else अब ये चेक करेगा कि array at the middle C is less than the data, yes it is less than the data, तो उसका मतलब है कि ये वाली कॉल लगेगी। अब अच्छा, अब हम यहाँ पे लाइन नंबर मार्क कर लेते हैं ताकि हमें इश्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लाइन नंबर कौन सी इस्तेमाल, किस लाइन नंबर से इसने जो है जंप मारी, लाइन नंबर से इसने जंप मारी नंबर 7 से, इसने नंबर 7 से जंप मारी।
ठीक है, 7 से जंप मार। अब ये डिसकंटिन्यू हो गया, अब कॉल नंबर 2 लग गई। अब इस बार इसमें अपर बाउंड क्या आया देखें, अब जब इसने मारी ना तो अपर बाउंड तो वही आया 7। लोअर बाउंड जो था वो मिडिल प्लस 1 यानी कि 3 + 4 आ गया। डेटा वही आया C। अब मिड कैलकुलेट करें, 7 और 4 11, 2 से आप इसको करेंगे तो 5 बनेगा। मिडिल पे क्या बन रहा है, 0 1 2 3 4 5 F। अब चेक करें, लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन अपर बाउंड, नो। एरे एट द मिडल 5 के ऊपर, 5 के ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो है F। F इज लेस देन C, नो। Array is not less than, F is not less than C. So else return recursive binary search array। अब जो है ये वाला चलेगा, array आया। अब ये कौन सी कॉल लगी, कौन सी लाइन नंबर से लगी, 9 से, 9 नंबर से लगी। अब 9 नंबर पे क्या है, array है, वो तो एज इट इज है। कॉल नंबर 3 हो गई है। मिडिल -1, मिडिल था 5, यहां पे आ गया 4 अपर बाउंड। लोअर बाउंड वही है 4। अच्छा जी, तो डेटा क्या आया, वही C। ठीक है। अच्छा, अब मिडिल कैलकुलेट करें, 4 और 4, 8 और 4, ये 4 हो गया। एरे एट द मिडल 0 1 2 3 D है। नहीं, E होगा, सॉरी, E होगा ना, 4 0 1 2 3 4 E। ठीक है, ये E है। मिडिल कैलकुलेट हुआ, अब दोबारा चेक करें, क्या लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा है, नहीं है। array at the middle E is equal to C, no। array at the middle which is E is less than C, no। फिर हमारे पास यही वाली कॉल दोबारा चलेगी। ये हो गई कॉल नंबर 4। कौन सी लाइन से चली है, 9 से। इस बार हमारे पास अपर बाउंड आएगा 3। मिडिल -1, हमसे कोई गलती हुई है। पहली बार में जो हमारे पास बन रहा है, हमारे पास पहले हमें चाहिए क्या था, C। तो पहली बार में हमने जो भेजा इसको, हमने इसको भेजा लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड हमने इसको भेजा 7। जीरो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आया, ये 0 आ गया। डेटा हमने भेजा C, मिड निकला 7 का, मिड निकला। मिड के ऊपर हमारे पास 0 1 2 3 D था। लाइन नंबर 7 से इसने अपने आप को कॉल किया बिकॉज D इज ग्रेटर देन। एक्चुअली यही हमसे गलती हुई है, हमने 7 से कॉल नहीं करना था, हमने 9 से कॉल करना था, क्योंकि D इज नॉट लेस देन, रादर इट इज ग्रेटर देन। ये गलती हुई है हमसे। हमें लाइन नंबर 7 से नहीं, बिकॉज
array at the middle is D. D is greater than C, so it had to be line 9. चलें इसको करेक्ट कर लेते हैं. 9. अब 9 से जब आप कॉल करेंगे तो अब हमारे पास कॉल बनेगी कॉल नंबर 2. 9 से कॉल कर रहे हैं हम. मिडिल -1, मिडिल वाज 3, 3 - 1 2, अपर बाउंड 2 हो गया और लोअर बाउंड क्या आया 0 और डेटा क्या आया वही C. अब मिडिल क्या कैलकुलेट होगा 2 मिडिल कैलकुलेट होगा 1 और 1 के ऊपर हमारे पास डेटा है B. ठीक है B. Now B is less than C. Now B is less than C. अब यहां से कॉल होगी लाइन 7 से. कॉल नंबर 3. अच्छा एरे वही आ गया. अपर बाउंड वही 2 है. लोअर बाउंड मिडिल -1 होगा तो मिडिल -1 0 हो गया. B is less than C. मिडिल was 1. ये 0 हो गया तो वही का वही आ गया. क्या हो रहा है यार. A B C D E F G और H शुरू से करते हैं. ट्रेस नहीं हो रहा और प्रोग्राम चल रहा है तो बार. अच्छा अब देखें कॉल नंबर हमारे पास जो अपर बाउंड आया है, लोअर बाउंड आया है, डेटा है, ये हो गए हमारे पैरामीटर्स पैराम्स. इसके बाद हमारा मिड कैलकुलेट हुआ, एरे एट द मिड कैलकुलेट हुआ और फिर हमारे पास लाइन नंबर कैलकुलेट होगा. Line number 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमने इसको कॉल किया. कॉल नंबर 1 अपर बाउंड हमारे पास आया एरे की लेंथ which is 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 - 1 7. अपर बाउंड गया 7. Lower bound gaya 0 here and data C. A B C D E F G और H ये हमारे पास एरे पे है. 0 1 2 3 4 5 6 7. मिडिल कैलकुलेट करना है तो मिडिल हमारा कैलकुलेट होगा 3 पे. 7 डिवाइड बाय 2 1 तो ये हमारा मिडिल है. ठीक है मिडिल हुआ 3. अब 3 के ऊपर हमारा जो डाटा है वो है D. अब हम चेक कर रहे हैं कि lower bound is greater than upper bound. No. If array at the middle which is D is equal to data which is C. No.
is D is less than data? D is actually greater than C. No. Else return. अब हम यहाँ पर ये वाली कॉल करेंगे तो ये लाइन नंबर 9 से कॉल होगी, लाइन नंबर 9 से कॉल होगी और ये होगी कॉल नंबर 2। अच्छा जी, अब लाइन नंबर 9 से जो कॉल होगी तो उसमें हमारे पास एरे आ जाएगा, अपर बाउंड में आ जाएगा मिडिल -1, तो मिडिल हमारा है 3, हमारे पास अपर बाउंड आ जाएगा 2। ठीक है, लोअर बाउंड हमारा बदस्तूर 0 आएगा, डेटा हमारा आएगा C। अब हमारे पास आ गया मिडिल 2 प्लस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2, सो 2 को 2 से करेंगे, 2 1s are 2, तो ये 1 बनेगा। अब हमारा जो मिडिल है वो बन गया है 1, 1 के ऊपर रखा हुआ है B। B is actually less than C, so ये चलेगा, B is less than C। अब दोबारा ये वाली कॉल होगी and this time the call will be from line number 7। ये हो गई कॉल नंबर 3। अच्छा जी, एरे वैसे ही आएगा, अपर बाउंड वैसे ही आएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा मिडिल +1, यानी कि मिडिल था 1 और लोअर बाउंड भी हो जाएगा +1 यानी कि 2। डेटा जो आया वो हमारे पास आया C, मिडिल कैलकुलेट हुआ 2 + 2 4, 2 2s are, then 2 + 2 4, 4 को हमने 2 से किया, 2 2s are 4, तो ये हमारा मिडिल बन गया, यानी कि मिडिल हैज चेंज फ्रॉम 1 to 2। So this is middle. What is at the middle? C. अब ये सिस्टम चेक करना शुरू करेगा, यहाँ पे मिडिल कैलकुलेट हुआ है, if lower bound is greater than upper bound, no, they both are 2. So if array at the middle, yes, array at the middle is C, it is equal to data, yes, it is equal to data, then it will return mid। अब mid क्या है? 2, ये mid रिटर्न होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये लाइन 7 से रिज्यूम करेगा, लाइन 7 चल चुकी है तो ये एल्स नहीं चलेगा, ये एंड इफ करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये गया था लाइन 9 से, लाइन 9 चल के खत्म हो चुकी है, यहाँ से ये रिटर्न करेगा और किसको चला जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न करेगा और ये चला जाएगा x को, और x को क्या ये रिटर्न कर रहा है? 2। सो दिस 2 इज बीइंग रिटर्न, यहाँ से भी ये बेयर रिटर्न हुआ, फिर यहाँ से बेयर रिटर्न हुआ, और फिर यहाँ से जाने के बाद ये x को असाइन हो गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। हमसे पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था मुझको। सो ये है रिकर्जन, ठीक है। अब मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं आपको कुछ रिकर्जन, अब देखिए एक तो ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च है, आपके पास देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि रिकर्जन जो है उसके अंदर आइटरेशन नहीं होती, वाइल नहीं होता, फॉर नहीं होता, रिपीट नहीं होता, रादर ये फंक्शन या प्रोसीजर ये अपने आप को ही कॉल करता रहता है। फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे एक सिंगल डेटा सेट जो कि लोअर बाउंड अपर बाउंड मिडिल का है वो, और एक एरे का है, वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरे, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, डेटा, ये चारों चीजें, फिर मिडिल पांचवी चीज, ये सारा एक डेटा सेट है जो जितनी बार भी अपने आप को कॉल कर रहा है वो अपने अंदर उसको सेव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो जितनी कॉल्स होंगी उतने डेटा सेट्स होंगे। पहला फर्क ये हो गया कि इसके अंदर लूप नहीं होता, रादर ये अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है। दूसरा
क्या फर्क हो गया कि इसमें डेटा सेट्स बहुत सारे होते हैं, तो ये मेमोरी बहुत कंज्यूम करता है, ये मेमोरी कंज्यूम ही नहीं करता है, तो बस एक ही डेटा सेट होता है। अब रिकर्जन का दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपको आइटरेटिव वो दे देंगे फंक्शन प्रोसीजर और आपसे कहेंगे कि आप उसका रिकर्सिव बनाइए। रिकर्सिव दे देंगे, बोलेंगे आइटरेटिव बनाइए। फिर आपसे पूछेंगे which one is better, so obviously you will say that the one with the iteration is better because it is taking less memory by having only one data set। फिर ये आएगा कि which data structure is being utilized, तो यहाँ पे तो कोई भी डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल हो रहा है, स्टैक। अब स्टैक्स हमें इसी चैप्टर में जो हम कर रहे हैं 4.1.2 अगला टॉपिक करना है। जब हम जैसे ही इससे बाहर आएंगे एल्गोरिथम्स से, ये 3 एल्गोरिथम्स हैं जिनमें से मैंने आपको बाइनरी सर्च, रिकर्सिव बाइनरी सर्च और इंसर्ट सॉर्ट तो करवा दिए हैं। अब इसमें वो रह गया आपका बबल सॉर्ट, वो हम बाद में करेंगे। अब क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था रिकर्सिव बाइनरी सर्च, मैंने आपको रिकर्जन भी समझाया है। अब मैं आपको कल रिकर्जन के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा पास पेपर से, तो वो रिकर्जन के जब आप पास पेपर के क्वेश्चन कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च भी मैंने आपको करवा दिया, इसकी ट्रेसिंग भी करके दिखा दी है। आज का मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड किया, और ये जो ट्रेसिंग की स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, आई विल सेंड यू दोस स्लाइड्स एज वेल। नाउ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। Sir, which is more efficient, iterative or recursive? This is a good question. Like efficiency is is always in terms of time of execution and the space it takes. Lesser the space in memory, more faster the program. Program has to see less things. एक data structure कम इस्तेमाल होता है, data sets होते नहीं है, तो iteration जो है वो ज्यादा efficient हो गया in terms of time and in terms of code size and in terms of memory space. Sir, which is more efficient? ये हो गया sir, which is more efficient? अच्छा, 2 बार पूछ लिया आपने, ये आया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को जो है ना ये प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं आपको ये इसका सूडो कोड भी भिजवा दूंगा, क्योंकि डू एक्सपेक्ट कि जब वो लोग आपको भेजेंगे, कोड देंगे एग्जाम में, कि आप उसको ट्रेस करें या समझें या अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें फॉर एनीथिंग। आपको जो है ना वो लोग जब देंगे तो सूडो कोड में देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?